पॉइंट में लिखना स्किन डिजीज, स्किन डिजीज जिसका नाम है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, पिगमेंट से रिलेटेड डिजीज है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। अगले पॉइंट में लिखना डीएनए डैमेज, डीएनए डैमेज। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना म्यूटेशंस, डीएनए डैमेज। नेक्स्ट पॉइंट म्यूटेशंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्नो ब्लाइंडनेस, आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है स्नो ब्लाइंडनेस। अगर यूवी लाइट आंखों में गिर रही है तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो है स्नो ब्लाइंडनेस, एरो बनाकर सामने लिखें, स्वेलिंग इन कॉर्निया। अगर यूवी लाइट आंखों में गिर रही है जिसकी वजह से कॉर्निया में स्वेलिंग हो जाती है तो उस प्रॉब्लम को तो क्या कहा गया, स्नो ब्लाइंडनेस। लास्ट लिखो कैटरैक्ट, कैटरैक्ट जिसे हिंदी में मोतियाबिंद भी कहा जाता है, ठीक है, कैटरैक्ट। सामने लिखो आई लेंस प्रोटीन, आई लेंस प्रोटीन डीनेचर। अगर यूवी लाइट की वजह से आई लेंस का प्रोटीन डीनेचर हो जाता है तो उस प्रॉब्लम को तो क्या कहा गया, कैटरैक्ट। अगर कॉर्निया में स्वेलिंग आ जाती है तो उसे क्या कहा गया, स्नो ब्लाइंडनेस। ये कुछ इफेक्ट हैं जो यूवी लाइट की वजह से होंगे। कब होंगे, जब ओजोन लेयर की थिकनेस लगातार कम होती जाएगी। मैंने आपको यूवी के 3 टाइप बताए थे, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी। सबसे ज्यादा लीथल यूवी कौन सी थी, यूवीसी। लेकिन यूवीसी अर्थ पर नहीं आती, यूवीए और यूवीबी आती है, जिसमें से ज्यादा हार्मफुल कौन सी थी, यूवीबी। लेकिन अगर इसी तरह से ओजोन लेयर की थिकनेस में कमी आती गई तो फिर हमारी अर्थ पर यूवीसी भी आएगी। और अगर यूवीसी आएगी तो बोलो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। आई बात समझ में। तो ये कुछ इफेक्ट थे। अगला पॉइंट ओजोन डिप्लीशन कंट्रोल। जिस तरह से हमने ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल पढ़ा था, वहां पर हमने सीओपी के बारे में पढ़ा था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उसी तरह से ओजोन डिप्लीशन कंट्रोल के लिए एक मीटिंग हुई थी, जगह का नाम है मॉन्ट्रियल। सुना है क्या, मॉन्ट्रियल ये कनाडा का एक शहर है जहां पर मीटिंग हुई, एग्रीमेंट तैयार हुआ जिसको कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम दिया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एक टर्म आपने सुनी है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, ये दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये दोनों बहुत फेमस हैं, ठीक है, ये एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, आ भी सकते हैं। अगर क्योटो प्रोटोकॉल पूछा जाए किससे रिलेटेड है, आप आंसर दे सकते हो ग्लोबल वार्मिंग, आप आंसर दे सकते हो क्लाइमेट चेंज, आप आंसर दे सकते हो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज को रिड्यूस करने के लिए। अगर पूछा जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, क्या आंसर दोगे, ओजोन डिप्लीशन। याद रहेगा। इस प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर हुए थे 1987 में और ये इफेक्टिव हुआ था 1989 में। ये डेट्स भी आप जरूर याद रखें। अगर पूछा जाए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर कब हुए थे, 1987। फिर इसमें जो भी रूल्स ऐड किए उसके बाद इसे 1989 से पूरे वर्ल्ड में इफेक्टिव कर दिया गया। यानी ओजोन डिप्लीशन को कंट्रोल करना है तो हमें ओडीएस के रिलीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करना है तो ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। आई बात समझ में। उसी तरह से अगर ओडीएस के रिलीज को कंट्रोल कर लिया जाए तो ओजोन डिप्लीशन भी कंट्रोल होगा। आई बात समझ में। इसीलिए तो अब कंपनी की जगह एचएफसी यूज कर रही है। लेटेस्ट जो तरीका आया है वो एचएफसी है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, यानी फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन रिलीज नहीं होगा तो ओजोन को नुकसान भी नहीं होगा। बोलो ओजोन डिप्लीशन क्लियर सभी को। तो हमने स्पेशल पॉइंट में एक पॉइंट तो पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट और दूसरा ओजोन डिप्लीशन। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपको पता है इस साल ओजोन डिप्लीशन से पूछ लिया गया।
और कितना सिंपल आया था, डॉप्सन यूनिट। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है, एयर पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, यहां पर एक पॉइंट लिखना बेटा, और वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें उसे। मॉन्ट्रियल के ब्रैकेट में लिखा है बेटा कनाडा, यहां लिखो एयर पोल्यूशन कंट्रोल के नीचे एयर प्रिवेंशन, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। एरो बनाकर सामने लिखो 1981, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो 1981। आपने एयर और एक्ट के बीच जितना भी लिखा है उसे ब्रैकेट में बंद करो। एयर और एक्ट के बीच, 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 समझ गए ना, एयर और एक्ट के बीच जितना भी लिखा है उसे ब्रैकेट में बंद कर लो, यानी आप इसे डायरेक्ट एयर एक्ट भी पढ़ोगे। ठीक है, अगर पूछा जाए एयर एक्ट कब दिया गया, क्या आंसर दोगे 1981। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, एनसीईआरटी में लिखा है, पूछा जा सकता है। अब देखो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो एयर पोल्यूटेंट्स के रिलीज को कंट्रोल किया जाए, इन्हीं की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। अगर इनके रिलीज को कंट्रोल कर लिया जाएगा तो एयर पोल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था एयर पोल्यूटेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो एयर में प्रेजेंट गैसेस, दूसरा एयर में प्रेजेंट पार्टिकुलेट मैटर। याद आया? बताओ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की साइज कितनी थी? 10 माइक्रोमीटर से कम, और सेटलेबल 10 माइक्रोमीटर से ज्यादा। सीपीसीबी की फुल फॉर्म सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर की कितनी साइज? लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, ह्यूमन हेल्थ के लिए ज्यादा हार्मफुल होती है। ठीक है, तो अगर हम एयर से गैसियस एंड पार्टिकुलेट मैटर, इन पोल्यूटेंट्स को हटा देंगे तो क्या एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा? यस। ठीक है, तो देखो पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज में से। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है वहां से कैसे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करें। तो इंडस्ट्रीज में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं। जैसे गैसेस पोल्यूटेंट को हटाना है एयर में से, तो इन्हें हटाने के लिए 3 तरीके हैं। पहला कंबशन, दूसरा एब्जॉर्प्शन, तीसरा एडजॉर्प्शन। ये तीनों मेथड के नाम आप याद रखें। ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम आप याद रखें और एक एक लाइन में अभी आपको यहां पर लिखाऊंगा वो याद रखें। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा पार्टिकुलेट मैटर को सेपरेट करने की ये डिवाइस जो एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, बताओ एयर से गैसियस पोल्यूटेंट को हटाना है, कितने तरीके हैं? 3। कौन कौन से? कंबशन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। अगर मान लो एयर में कोई ऐसा गैसियस पोल्यूटेंट है जो इन्फ्लामेबल है तो उसे हाई टेम्परेचर पर बर्न कर दिया जाता है, मेथड हो गया कंबशन। अगर इन्फ्लामेबल नहीं है तो उसे हटाने के 2 तरीके, एक एब्जॉर्प्शन, दूसरा एडजॉर्प्शन। ठीक है, या तो उसे किसी सूटेबल लिक्विड एब्जॉर्बेंट में एब्जॉर्ब करा दिया जाए, अगर एब्जॉर्ब नहीं करा सकते तो किसी बड़ी सॉलिड सरफेस पर उसे एडजॉर्ब करा दिया जाए। तो 2 मेथड हो गए, या तो एब्जॉर्ब करा दो एब्जॉर्प्शन, या फिर एडजॉर्ब करा दो एडजॉर्प्शन। आई बात समझ में? यहां पर लिख लो कंबशन के लिए बर्निंग एट हाई टेम्परेचर। जगह नहीं, नीचे लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, उसके नीचे आपने कुछ लिखा भी नहीं। कंबशन के लिए लिख लो बर्निंग एट हाई टेम्परेचर। एब्जॉर्प्शन में लिखना एब्जॉर्प्शन इन suitable
लिक्विड एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्प्शन इन सुटेबल लिक्विड एब्जॉर्बेंट। एड्सॉर्प्शन में लिखना एड्सॉर्प्शन ऑन लार्ज सॉलिड सरफेस, एड्सॉर्प्शन ऑन लार्ज सॉलिड सरफेस। तो ये तीन मेथड हुए गैसियस पोल्यूटेंट को सेपरेट करने के। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूं, आने का चांस ज्यादा इसका है पार्टिकुलेट मैटर। अब देखो इंडस्ट्रीज में पार्टिकुलेट मैटर को सेपरेट करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस यूज होती है, तो एक तो है अरेस्टर और दूसरा है स्क्रबर। ये दो डिवाइस है, अरेस्टर एंड स्क्रबर। अरेस्टर के दो टाइप हमें यहां पर पढ़ने हैं, एक साइक्लोनिक सेपरेटर, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इन तीनों डिवाइस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट डिवाइस होती है, मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। सेकंड नंबर पे रहेगा स्क्रबर, क्योंकि ये दोनों डिवाइस विद डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है। बताओ कौन कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एंड स्क्रबर। बोलो वहां तक सभी को क्लियर। अब आप हेडिंग लिखो, फर्स्ट हेडिंग लिखना साइक्लोनिक सेपरेटर, साइक्लोनिक सेपरेटर। इसका प्रिंसिपल लिख लेना, साइक्लोनिक सेपरेटर प्रिंसिपल लिखो, बेस्ड ऑन साइक्लोनिक सेपरेटर का प्रिंसिपल लिखेंगे सभी स्टूडेंट, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डस्ट सेपरेशन, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डस्ट सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट लगा लें, यानी साइक्लोनिक सेपरेटर से अगर एग्जाम में कुछ पूछा जा सकता है तो यही पॉइंट है, किस फोर्स पर बेस्ड होता है, क्या आंसर दोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जल्दी से बता दो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, ठीक है, समझना। देखो इस तरह की एक डिवाइस होती है जिसे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इस तरह की एक डिवाइस है, इसको कहा गया साइक्लोनिक सेपरेटर। यहां से पॉल्यूटेड एयर पास की जाती है। अब देखो पॉल्यूटेड एयर यहां से पास की जाएगी, इस चैम्बर में पहुंचेगी, इसमें पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट होते हैं, ये रहे पार्टिकुलेट मैटर। जैसे ही एयर इस चैम्बर में पहुंचती है, बताओ कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की तरफ। तेजी से यहां पर एयर पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ, जिस वजह से ये डस्ट पार्टिकल इस डिवाइस की वॉल पर दोनों तरफ अटैच हो जाते हैं। जैसे ही चेंबर में एयर पहुंची, ठीक है, कौन सा फोर्स लगा, सेंट्रीफ्यूगल, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। तेजी से बाहर की तरफ फोर्स लगता है, जिस वजह से पार्टिकुलेट मैटर जो एयर में प्रेजेंट है दोनों तरफ डिवाइस की वॉल पर जाकर अटैच हो जाते हैं, और यहां से जो एयर पास होती है कंपैरेटिवली कैसी एयर होगी, क्लीन एयर होती है। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज में डिवाइस की हेल्प से पार्टिकुलेट मैटर को सेपरेट किया जाता है। साइक्लोनिक सेपरेटर के बारे में अगर आपसे कुछ पॉइंट पूछा जा सकता है तो यही है, बताओ कौन से फोर्स पर बेस्ड होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद रहेगा। अगला आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसे आप शॉर्ट में ईएसपी भी कहोगे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यानी ईएसपी। डिवाइस समझें, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो इस तरह की डिवाइस होती है ईएसपी। इसमें ये मैंने यहां पर जो डॉट बनाए हैं ये है नेगेटिवली चार्ज्ड वायर। हाई वोल्टेज वायर होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड वायर है। तो देखो नेगेटिवली चार्ज्ड वायर है, यहां पर कौन सा चार्ज रिलीज होगा? नेगेटिव चार्ज। ये यहां पर मैंने नेगेटिव चार्ज शो कर दिया इस तरह से। वायर का सराउंडिंग जहां पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, ये सराउंडिंग, इस पूरे एरिया को यहां पर नाम दिया जाता है डिस्चार्ज कोरोना। क्या कहा जाता है? डिस्चार्ज कोरोना। ये वो कोरोना नहीं है, ठीक है, डिस्चार्ज कोरोना। अब इस डिवाइस में आगे की तरफ यहां पर कुछ प्लेट्स लगी होती है जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज, इसे आप कहोगे पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट्स। आगे जो प्लेट्स लगी होती हैं इन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहां का जो कॉन्सेप्ट है, यहां से पॉल्यूटेड एयर पास की जाती है, पॉल्यूटेड एयर यहां से पास की जाएगी। तो आप सभी जानते हैं पॉल्यूटेड एयर में पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट होते हैं। हमें पार्टिकुलेट मैटर को सेपरेट करना है। एक कंडीशन यहां पर अप्लाई होती है, जिस पॉल्यूटेड एयर को यहां से पास किया जाता है उसकी वेलोसिटी लो रखनी पड़ती है। वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? लो वेलोसिटी। इससे क्या बेनिफिट होगा समझे। देखो यहां से जब आप एयर को अंदर पास करोगे, वेलोसिटी अगर कम होगी तो जब एयर इस एरिया से होकर गुजरेगी जहां पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? नेगेटिव। तो धीरे धीरे अगर एयर आगे बढ़ेगी तो इन पार्टिकुलेट मैटर पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आना जरूरी है क्योंकि हमें इन पार्टिकुलेट मैटर्स को रोकना है। तो इन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तभी ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पर जाकर क्या हो जाएंगे? अरेस्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? अगर मान लो पॉल्यूटेड एयर की वेलोसिटी ज्यादा हो, तेजी से एयर को पास किया जाए, तो अगर तेजी से एयर यहां से गुजरेगी तो सभी पार्टिकुलेट मैटर पर नेगेटिव चार्ज आने का चांस कम हो जाएगा। तेजी से एयर पास होगी तो नेगेटिव चार्ज आने का चांस कम हो जाएगा। इसलिए एयर को स्लोली पास किया जाता है ताकि मैक्सिमम जो पार्टिकुलेट मैटर हैं उन पर कौन सा चार्ज आ जाए? नेगेटिव चार्ज। देखो यहां पर ये पार्टिकुलेट मैटर आ गए और इन पर कौन सा चार्ज आ चुका है? नेगेटिव चार्ज। तो जब ये पार्टिकुलेट मैटर इन पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से होकर गुजरेंगे तो बताओ इनके बीच चार्ज सेम है या ऑपोजिट? ऑपोजिट चार्ज। अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन? अट्रैक्शन। यानी जब ये यहां से होकर गुजरेंगे इन पार्टिकुलेट मैटर को इन प्लेट्स पर अरेस्ट कर लिया जाएगा और यहां से जो एयर पास होगी वो कंपैरेटिवली कैसी एयर होगी? क्लीन एयर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहां पर इलेक्ट्रिकल चार्ज। और याद रहे ये जो डिवाइस है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये इंडस्ट्री से रिलीज होने वाली जो एयर है उसमें से 99% पार्टिकुलेट मैटर का क्या कर लेती है? सेपरेशन कर देती है। कितना परसेंट? 99%। इसलिए इसे मोर एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस कहा गया है। आगे बात समझ में? एक और समझ ले। देखो स्क्रबर, थर्ड डिवाइस स्क्रबर। ये इस तरह की डिवाइस है। याद रहे स्क्रबर ये ग्रेविटेशनल फोर्स पर बेस्ड होता है। यहां पर नीचे की तरफ लाइम वाटर स्प्रे किया जाता है, लाइम वाटर स्प्रे। स्क्रबर एंड ईएसपी ये दोनों डिवाइस विद लेबलिंग आपको आनी चाहिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है, इनके डायग्राम बने हैं। इस तरह की डिवाइस है स्क्रबर। देखो यहां से पॉल्यूटेड एयर को पास किया जाता है, पॉल्यूटेड एयर को यहां से पास किया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स पर बेस्ड है। बताओ ये कौन से फोर्स पर? सेंट्रीफ्यूगल।
इसका कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज और यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स। जब यहां से एयर को, पॉल्यूटेड एयर को अंदर पास किया जाता है तो ये एयर इस पूरे चेंबर में पहुंचती है, ठीक है। इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है, लाइम वाटर स्प्रे हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर है लाइम वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से हैवी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? हैवी हो जाते हैं, और हैवी होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू यहां पर आकर कलेक्ट हो जाते हैं। यह है पार्टिकुलेट मैटर। इस तरह से पार्टिकुलेट मैटर का इस डिवाइस ने क्या किया? सेपरेशन किया। एक पॉइंट और याद रखें, अगर इस पोल्यूटेड एयर में SO2 गैस प्रेजेंट है, कौन सी गैस? SO2 गैस। अगर SO2 गैस प्रेजेंट है तो SO2 लाइम वाटर से रिएक्ट करके सेपरेट हो जाती है। यानी ये जो स्क्रबर है पार्टिकुलेट मैटर को तो सेपरेट करता ही है, साथ ही साथ SO2 गैस को भी सेपरेट कर देता है, क्योंकि SO2 यहां पर किससे रिएक्शन कर लेती है? लाइम वाटर से। आई बात समझ में? तो देखो, स्टूडेंट कहता है सर ये पार्टिकुलेट मैटर को भी हटा रहा है, गैस को भी हटा रहा है, तो फिर ये ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, जबकि आप तो इसे ज्यादा एफिशिएंट कह रहे हो। एक पॉइंट आप याद रखें, हम ये जो डिवाइस पढ़ रहे हैं, बोलो किनके सेपरेशन की डिवाइस पढ़ रहे हैं? पार्टिकुलेट मैटर। अगर आप पार्टिकुलेट मैटर में कंपैरिजन करोगे तो ये 99% पार्टिकुलेट मैटर को हटाता है, ये 55% एफिशिएंट होता है। तो बोलो ज्यादा एफिशिएंट कौन सा होगा? ESP। अगर ये गैस को हटा भी रहा है तो ओनली SO2 को ही तो हटाता है, क्या अदर गैसेस को रोक पाएगा? नहीं रोक पाता, इसलिए कंपैरेटिवली ESP ज्यादा एफिशिएंट होता है। आ गई बात समझ में? तो ये दोनों डिवाइस इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होती हैं। इन दोनों डिवाइस के डायग्राम विद लेबलिंग आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं। ये दोनों डिवाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या याद रखना है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर सभी को? ये डायग्राम बना है, फिर ESP ये डायग्राम बनाए हैं। इसके लिए आप 2 लाइन छोड़ देंगे डायग्राम बनाकर, एक में हम इसका प्रिंसिपल लिखेंगे और एक इसमें इंपॉर्टेंट रोल लिखेंगे, और यहां पर भी आप 3 लाइन छोड़ देना इसके नीचे, स्क्रबर के नीचे। डिस्चार्ज के बगल में लिखा है बेटा कोरोना। बेटा ODS और ODP का सेकंड पॉइंट, ODS में तो हमने एग्जाम्पल लिखे थे जिसमें CFC CH4 NOxCl था, और ODP का सेकंड पॉइंट उसमें हमने मैक्सिमम पोटेंशियल लिखा था, CFC का 14% और NOx का 3.5% ये लिखा था। साइक्लोनिक सेपरेटर, इसके नीचे बेटा पॉल्यूटेड एयर लिखा है, पॉल्यूटेड एयर नीचे की तरफ लिखा है, और यहां ऊपर की तरफ एरो बना है जहां लिखा है क्लीन एयर। अब ठीक है? एयर एक्ट 1981, ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ODP ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल। ODS का मीनिंग है बेटा जो ओजोन की कंसंट्रेशन को रिड्यूस कर रहे हैं ऐसे सब्सटेंस, और ODP इन ODS की एफिशिएंसी को कहा गया है, एफिशिएंसी ऑफ ODS टू रिड्यूस ओजोन कंसंट्रेशन। ये मिटा दूं इधर वाला, यहां पर पॉइंट लिख लेते ना आपने, एक एक लाइन लिखा दी थी।
बन गई ये डिवाइस। लिखो पहला पॉइंट, ईएसपी में फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ based on principle of providing electrical charge providing electrical charge on dust particle and collect them on positively charged plate, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स। ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल। सेकंड पॉइंट में लिखना सेपरेशन ऑफ 99% पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एग्जॉस्ट। ब्रैकेट में लिख लेना मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस फ्रॉम एग्जॉस्ट, ब्रैकेट में मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस कौन सी है? ईएसपी। इसके लिए लिखो पहला पॉइंट स्क्रबर, पहला पॉइंट लिखें लेस एफिशिएंट डिवाइस, ब्रैकेट में लिखो 55%। सेकंड पॉइंट लिखना बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, बेस्ड ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स। और थर्ड पॉइंट लिखना सेपरेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर प्लस SO2 बना लो डायग्राम। और इतना अगर आपने बना लिया तो फिर हेडिंग लिखो केस स्टडी ऑफ दिल्ली।
तो देखो ये जो डिवाइस हमने पढ़ी है, ये इंडस्ट्रीज में इस तरह से एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है, वो तरीके थे। यानी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के तरीके हमने पढ़े। लेकिन जो वेहिकुलर पोल्यूशन है, व्हीकल्स की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, उसे किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, उसके लिए एनसीईआरटी में केस स्टडी दी गई है, केस स्टडी ऑफ दिल्ली। ठीक है, इसको समझे। यहां तक मिटा दूं क्या? केस स्टडी ऑफ दिल्ली। देखो एनसीईआरटी बता रही है कि दिल्ली में वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। एनसीईआरटी ने कहा गुजरात और वेस्ट बंगाल, इन दोनों स्टेट को मिलाकर इनमें इतनी कारें नहीं है, इनसे ज्यादा कहां पर है? दिल्ली में। यानी दिल्ली में वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। देखो 1990 में वर्ल्ड वाइड सर्वे हुआ, 41 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में दिल्ली की 4th रैंक आई। कौन सी रैंक आई? 4th रैंक आई। तो दिल्ली के रहने वाले घबरा गए, हमारी 4th रैंक आई है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, जिसको कहा गया PIL। क्या कहा गया? PIL। फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यानी लोगों के बेनिफिट के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया, क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से कहा बधाई हो, आपकी 4th रैंक आई है, इसे कम किया जाए। तो देखो कम करने का मतलब ये नहीं कि 4th से 3rd, फिर 2nd, फिर 1st, इस तरह नहीं, इसे कंट्रोल किया जाए। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा हमें थोड़ा टाइम दीजिए, इसको हम जरूर कंट्रोल करेंगे। ठीक है। तो देखो दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वहां पर 5 स्टेप्स लिए गए। कितने स्टेप्स? 5। पहला, जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उसे डीजल से किसमें कन्वर्ट किया? सीएनजी में। सेकंड, इसके पैरेलल यूरोपियन कंट्री के रूल्स, जिन्हें यूरोनॉर्म्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोनॉर्म्स। उन्हें इंडिया में अप्लाई किया गया और उन्हें इंडिया में भारत स्टेज कहा गया। क्या कहा गया? भारत स्टेज। आपने नाम सुना होगा, BS4, BS6 सुना है ना? BS4 की गाड़ियां चल रही थी, BS6 की आ गई है। ठीक है ना? भारत स्टेज कहा गया। थर्ड स्टेप, जितना भी ओल्ड व्हीकल्स थे, पुरानी खटारा गाड़ियां थी, जिनकी वजह से पोल्यूशन ज्यादा हो रहा था, उनके यूज को बंद कर दिया। फोर्थ पॉइंट, नए व्हीकल्स बनाए गए जिनमें इंजन को अपग्रेड किया गया, जिससे फ्यूल की एफिशिएंटली बचत हो। और लास्ट स्टेप लिया था, एक ऐसा डिवाइस बनाया गया जो मोर हार्मफुल गैसेस को लेस हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट कर देता है, जिसे कहा गया कैटालिटिक कन्वर्टर। सुना है क्या नाम? कैटालिटिक कन्वर्टर। उसे व्हीकल्स में फिट किया गया ताकि स्मोक के साथ मोर हार्मफुल गैसेस ना रिलीज हो। क्या रिलीज हो? लेस हार्मफुल गैसेस। तो बोलो पॉल्यूशन कंट्रोल होगा या नहीं होगा? अब देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी में कन्वर्ट किया, 1 बाय 1 स्टेप हम समझेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सीएनजी पर कन्वर्ट किया गया। क्यों किया गया? कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, तभी तो कन्वर्ट किया। यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दिल्ली में जितनी भी बसेस जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती थी, उन्हें कब तक सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया था? आंसर गया 2002। यानी जितनी भी बसेस वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती थी, उन्हें सीएनजी में कन्वर्ट कब तक कर दिया गया था? 2002 तक। ये पूछा जा चुका है। अब देखो सीएनजी से क्या क्या बेनिफिट होंगे। पहला पॉइंट, पेट्रोल और डीजल के कंपैरेटिवली ये कैसी होती है? सस्ती होती है। पेट्रोल और डीजल कंपैरेटिवली चीपर है, सस्ती होती है, ये फायदा हुआ। सेकंड बेनिफिट, इसकी एफिशिएंटली
बर्निंग होती है। अगर एफिशिएंटली बर्निंग होगी तो बोलो अनबर्न पार्ट कम रिलीज होगा या ज्यादा? कम रिलीज होगा। यानी पोल्यूटेंट अगर कम रिलीज होंगे तो पोल्यूशन भी कम होगा। यानी पेट्रोल और डीजल के कंपैरेटिवली सीएनजी की वजह से पोल्यूशन कम होता है। थर्ड पॉइंट, कांट बी अडल्ट्रेटेड। कांट बी अडल्ट्रेटेड मतलब इसमें पेट्रोल और डीजल की तरह मिलावट नहीं की जा सकती। जैसे पेट्रोल डीजल में केरोसिन वगैरह ऐड कर दिया जाता है, ये गैस है, इसमें कोई मिलावट नहीं की जा सकती। और चौथा पॉइंट, इसे चोर चुरा भी नहीं सकता। कांट बी साइफन ऑफ बाय चोर। चोर इसे चुरा भी नहीं सकता। जैसे मान लो आप कार से कहीं जा रहे थे और आपकी कार में सीएनजी है, सीएनजी से चल रही है, रास्ते में सीएनजी खत्म हो गया, आपने देखा सामने एक कार खड़ी है, ठीक है, वो भी सीएनजी से चलती है, लेकिन क्या सीएनजी चुरा कर ला सकते हो? नहीं ला सकते, ठीक है ना। पेट्रोल डीजल वगैरह तो चुरा लिया जाता है। जैसे आपने देखा आपकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, सामने बाइक खड़ी है, बोतल में भरकर ले आए, ठीक है, ये गैस है, इसको कैसे चुराओगे? तो याद रखें, चोर इसे चुरा भी नहीं सकता। कई सारे फायदे थे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? एफिशिएंटली बर्निंग, क्योंकि इसकी वजह से पॉल्यूशन कम होता है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वो प्रॉब्लम ये थी कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से, जहां पर इसका पंप बनाया गया था, उस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से पूरे दिल्ली में पाइपलाइन बिछाना पॉसिबल नहीं था। इतना आसान काम नहीं था, उसके लिए बहुत ज्यादा मेन पावर की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन पोल्यूशन जल्द से जल्द कंट्रोल करना था। किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो सीएनजी तो अप्लाई किया ही, इसके साथ साथ पैरेलली एक स्टेप और लिया गया, जिसको कहा गया यूरो नॉर्म्स। क्या कहा गया? यूरो नॉर्म्स। यूरोपियन कंट्री के नॉर्म्स, जिन्हें इंडिया में नाम दिया गया भारत स्टेज। क्या नाम दिया? भारत स्टेज, ठीक है। देखो समझे, अगली वाली क्लास भी मैं लूंगा, नहीं है? कल अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, ठीक है, तो उस वजह से अपना सिलेबस थोड़ा डिले हो गया और टेस्ट आ रहा है, ठीक है ना। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे बेटा, जल्दी छोड़ दिया जाएगा, लेकिन सिलेबस तो कवर करें। फिर पेपर में क्वेश्चन आ गया और फिर आप कहोगे सर बोनस दो, ठीक है ना। तो अभी आप ब्रेक कर लो, 6:15 पे वापस क्लास स्टार्ट करेंगे। हाँ, चलने दें क्या? नहीं, फिर वो लॉगिन करना पड़ेगा ना। नहीं, मेरा लॉग आउट होगा, प्रदीप सर का लॉगिन करूंगा मैं। 5 मिनट ब्रेक कर लो, ठीक है। 6:15 पे वापस क्लास स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, आप थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है, और 6:15 पे वापस क्लास स्टार्ट कर देंगे। आज प्रदीप सर छुट्टी पे है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करना है बेटा टेस्ट का।